हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के बारे में। तो जिन्होंने भी अभी जो 2022 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और अब जो उनके पास टाइम है, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 महीने उनके पास हैं, तो अब वो अपनी तैयारी को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, बाकी बच्चों से उनकी आंसर राइटिंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है और उनके नंबर कैसे और एक्सेलरेट हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जो अभी बहुत भटक रहे हैं कि मेंस की तैयारी वो कैसे करें। जिन्होंने वनडे एग्जाम्स की तैयारी की थी या जिनका अभी पटवारी एग्जाम था, उनका भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तब वो परेशान है कि एमपीपीएससी मेंस के लिए कैसे उन्हें तैयारी करनी है। 3 से 4 महीने हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसको या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप किसी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को देख सकते हैं। अब बुक्स भी आप देखने जाएंगे तो बुक्स आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज मिलती हैं, फिर उसके अंदर भी आपको अपना कंटेंट जो है फिल्टर करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है और जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 से 1.5 साल का टाइम है, वो ये कर सकते हैं। पर अब आपके पास टाइम कम है। 3 से 4 महीने में अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप जो अभी इतने समय से, जो 5-6 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जो कि आपको ये 3 से 4 महीने में बाकी बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बात कर लेते हैं बुक्स कैसी होनी चाहिए। देखिए, बुक्स आपके पास मार्केट में या तो प्रॉपर ऑथर की बुक मिलेगी या तो फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐसी बुक देखिए जिसमें आपको आपके सिलेबस के यूनिट वाइज वो पूरा कवर कर दें। तो जिसके अंदर आपको चैप्टर भी वो एक्सप्लेन कर दें, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके संभावित हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे बना सकते हैं और पॉइंटर्स में वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने चाहिए। जो कि देखिए, हमको बहुत सारी कहानी तो लिखनी नहीं है और अब क्योंकि एमपीपीएससी मेंस की जो आप बुकलेट देखेंगे, जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपको मिला है, उसमें उन्होंने डेडिकेटली 3 नंबर में 3 लाइन्स दी हुई हैं। आप 5 नंबर में जाएंगे तो 8 लाइन्स दी हुई हैं। अब ये 8 लाइन्स में इतना सारा कंटेंट कैसे जाएगा? तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी बुक्स देखनी है जो आपके कम टाइम में आपके आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकती है। तो इसी पर आगे चलते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आई हूँ जिसमें आपको बिल्कुल जो आपके स्पेसिफिक सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट है, जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है हिस्ट्री से रिलेटेड, यूनिट 2 में है, या फिर आप राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्होंने विथ क्वेश्चन और पर्टिकुलरली उसके क्या आंसर हो सकते हैं 3 नंबर के फॉर्म में, 5 नंबर के फॉर्म में, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे बात करते हैं, आपको दिया हुआ है जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक, तो अब राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनकी आंसर राइटिंग के फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो आज बात कर लेते हैं। ये वाली जो बुक आप देख रहे हैं, इन्होंने दृष्टि में अपनी मेंस, एमपीपीएससी मेंस जो कैप्सूल है उसको लेकर ये इन्होंने डेडिकेटली जो आपकी GS 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए डेडिकेटली ये बुक निकाली है। तो आज इसका रिव्यू देख लेते हैं कि ये बुक कैसी है और इसमें किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में प्लस उसके आंसर्स को इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि ये बुक के अलावा आप अपने आंसर राइटिंग को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल रीडिंग योर कंटेंट, वाइल राइटिंग योर कंटेंट। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके रिव्यू से। स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र 2 का मेंस कैप्सूल। तो ये एमपीपीएससी मेंस के इन्होंने 5 जीएस के पेपर ऐसे ही निकाले हुए हैं। तो आज हम देख रहे हैं पेपर 2 के लिए। तो ये संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। इसके इंडेक्स को देखेंगे तो देखिए इन्होंने कैसे कवर किया है, क्योंकि ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी में इन्होंने कवर किया है। तो जैसे पार्ट ए है तो पार्ट ए में ये 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको, ऐसे ही पार्ट बी में आएंगे तो पार्ट बी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पार्ट ए और पार्ट बी का इसमें यूनिट वाइज उन्होंने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो देखिए यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में इन्होंने संविधान एवं शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इसमें कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखिए। अब ये 3 उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बता दिया। अब इसमें देखिए आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना होता है कि आपके चाहे वो 3 नंबर के क्वेश्चन हो, 5 नंबर के हो, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपके आंसर्स जो हैं वो इफेक्टिव दिखते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं।
ये देखिए, जैसे भारत में कानून प्रस्तावित लोकपाल का पद व उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। अब बात आ रही है विवेचना कीजिए, इसका मतलब ये आपको किस फॉर्मेट में बोल रहा है, 5 नंबर के फॉर्मेट में बोल रहा है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ फॉर्मेट हो गया। इसके आगे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी बताया होगा। फ्लो चार्ट हो गया, जैसे ये पॉइंटर्स के फॉर्मेट में आपको आंसर दिया, ये राज्यपाल से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, उससे रिलेटेड वो क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं आपके, उसके बारे में बता दिया है। तो देखिए पॉइंटर्स के फॉर्म में आपको सजेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके जो मार्क्स होते हैं वो इजीली काउंटेबल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट के रूप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये आप फ्लो चार्ट देखेंगे भी और ऐसे ही आपको अपने आंसर राइटिंग में बनाना भी है। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही आपके ये 11 नंबर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिकता का विश्लेषण। अब बात आ गई विश्लेषण की, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब विश्लेषण बोल रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। इन्होंने देखिए हेडिंग्स दी है, हेडिंग्स के बाद उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग रखनी है अपने आंसर्स की, जिसमें बॉडी भी होगी, इसमें आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, पॉइंटर्स देने हैं, उसके बाद कंक्लूजन भी देना है। तो ये आपको एक बेसिक जो आपका आउटलेट होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ये हो जाएगी मेंस कैप्सूल। आज हमने देख लिया प्रश्न पत्र 2 के लिए, इसकी मिल जाएगी। तो ये आपने देख लिया पेपर 2 के लिए। ऐसे ही आपको 5 जीएस के लिए इन्होंने बुक रिलीज कर दी है, तो अगर आप ये बुक को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ऐसे और। देखिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स उठा लें या फिर कोई भी बुक्स रेफर कर लें, ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस का हर पॉइंट वो वहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो उससे कवर हो जाए। आपके खुद के इनपुट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपके आंसर राइटिंग को बाकी बच्चों से कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको अलग अलग सोर्सेज पे भटकना नहीं है। सिलेबस अपना उठाइए, सिलेबस में जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वो अगर इस बुक से कवर होते हैं या अदर कोई आपके पास ऐसी कोई बुक्स हैं तो उससे कवर होते हैं, तो वो आप अपना नोट कर लीजिए और उसी को आप रिपीटेडली याद करिए और अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। इसके अलावा मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए, आप अपने पास एक छोटा सा नोटपैड या एक छोटी सी डायरी रखिए। आपके सिलेबस के जो पॉइंट्स इन बुक से कवर हो रहे हैं वो तो आपके कवर हो जाएंगे, प्लस जो पॉइंट्स रह जाते हैं उन पॉइंट्स को आप उस डायरी में लिखिए और वो अदर सोर्सेज से आप उसको फाइंड आउट करके उसमें लिखते जाइए। तो आपकी डायरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके आंसर राइटिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स आपने देख लिए तो आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, या आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट आई है तो उस वर्डिक्ट को लिखिए। क्या होता है जब हम कोट करते हैं ना सीधा, तो उससे क्या होता है हमारे आंसर राइटिंग बाकी बच्चों से और अच्छे हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये कुछ प्रोसेस होती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो करते हैं और टॉप करते हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं टॉप कर सकता हूँ इफेक्टिव, क्योंकि अब हमें पढ़ाई हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। स्मार्ट वर्क के लिए जो टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसी में आगे बढ़ते हुए देखिए, आपको सबसे पहले तो अपनी नोटपैड या डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी में और एक चीज़, आपके जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं अच्छे या थिंकर्स हुए हैं, आइडियल्स हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपने जल प्रबंधन देखा, क्योंकि जल प्रबंधन या फिर आपदा प्रबंधन ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ये करंट इश्यूज से बहुत रिलेटेड होते हैं। इससे रिलेटेड आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। अब इसमें बाकी बच्चे सभी वो प्रबंधन के बारे में लिख रहे हैं, पर आपका आंसर कैसे सही हो सकता है? आपने जल प्रबंधन से रिलेटेड किसी भी स्कॉलर ने अगर कोई अच्छी बात कही है वो आपने अगर स्टार्टिंग में ही कोट कर दी तो वहां पर आपका 1 या आधा नंबर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है आपके बाकी नंबर एक आधा नंबर बढ़ते बढ़ते वो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आ जाता है। साथ ही डायरी में कोट्स के अलावा आपके पास होनी चाहिए एक इंडेक्स की लिस्ट। तो जो भी इंडिया की रैंकिंग होती है विश्व पटल पर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ भी, तो वो रैंकिंग की एक अगर आपके पास लिस्ट होगी तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी, प्लस यदि आपके पास कोई ऐसा आंसर आता है जिसमें आप रैंकिंग का इनपुट डाल सकते हैं कि हमारे भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 67th रैंक जैसे आपको पता है अभी हुई है, तो ये अगर आप डाल देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा कि आपका वो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो एग्जामिनर को टच हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको एक आधा नंबर मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। अब बात कर लेते हैं वो 2 टिप्स की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके आंसर राइटिंग को और इफेक्टिव कैसे बना सकती है। तो देखिए, अब आपको पूरे टाइम, मतलब लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 18-18 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पूरे 18 घंटे में अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में रखना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें आप संसद टीवी की जो 9 AM की न्यूज़ बुलेटिन आती है आप उसको देखें। इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, दोनों की अगर आप देख सकते हैं तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा कि आपको जो न्यूज़ चल रही है उसमें जो वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो आपके आंसर राइटिंग में एक अलग ही एज देते हैं।
प्लस आप चाहें तो जो आकाशवाणी का पॉडकास्ट आता है, रेडियो में जो चलता है, उसके अंदर डिबेट्स आती हैं। कोई भी टॉपिक है, जैसे पॉपुलेशन का टॉपिक है तो इंडिया का आपको मालूम है अब क्रॉस कर लिया हमने चाइना को पॉपुलेशन में। अब इससे रिलेटेड उन्होंने डिबेट एक रखी हुई है। डिबेट में बहुत अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स होते हैं या बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं या जो इन सब पे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठकर इस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। अब वो डिस्कशन में प्रॉपर जो उनके पास डेटा होता है, जो स्टैटिस्टिक्स वो प्रोवाइड कराते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास है तो अब आप सोचिए, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो पीआईबी की रिपोर्ट से रिलेटेड उसमें फैक्चुअल डेटा डालते हैं, उनके आंसर्स सोचिए और एक बच्चे के आंसर जो सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं उसके आंसर में कितना कंपैरिजन हो जाएगा। तो आपको अपने आंसर्स प्रोफेशनल तरीके से इफेक्टिव बनाने हैं। उसके लिए ये 2 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। डिबेट के बारे में बात करें तो डिबेट एक तो आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो आकाशवाणी का पॉडकास्ट आता है। उसके अलावा आप सनसेट टीवी में जो डिबेट आते हैं वो भी बाइलिंगुअल फॉर्म में ही आपको मिलते हैं, तो अब उसमें भी आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सुन सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं बड़े बड़े, तो वो लोग आकर उस मुद्दे पर जर्नलिज्म में जो जर्नलिज्म के जो लोग हैं वो भी आते हैं, तो वो लोग क्या है आपस में डिस्कस करते हैं। अब आपको डिबेट भी बहुत सारी नहीं सुननी है, आपको आपका सिलेबस आपको पता है, सिलेबस से रिलेटेड आपको आपके टॉपिक्स पता है, वो टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर अपना डिबेट वहाँ पे सर्च करिए, और सर्च करने के बाद सुनने के साथ साथ आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए। वही डायरी, एक आप एक ही डायरी रखिए, उस डायरी में आपको जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हिंदी के, इंग्लिश के, वो वर्ड्स आप लिखिए और उसका मतलब भी साथ में लिखिए। उससे क्या होगा, जब भी आप अपने आंसर राइटिंग में, चाहे वो आप ऐसे के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जीएस के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आंसर राइटिंग को आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो भारी वर्ड्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं, कभी भी प्रोफेशनल वर्ड्स या आपके जो आधिकारिक शब्द होते हैं, वो सारे वर्ड्स आप लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग को और एज दे देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है। साथ ही डिबेट में जो डेटा यूज़ करते हैं उसको भी साथ में आप डायरी में नोट करते जाइएगा। तो अभी जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपने आज कोई भी टॉपिक उठाया, पहले तो आपने नोट से पढ़ाई करी, फिर आपने डायरी मेंटेन करी, जो भी चीज़ें आपने फॉलो करनी है उसके लिए आंसर राइटिंग आज से ही स्टार्ट करनी है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाना। तो सबसे पहले आपने आंसर राइटिंग के लिए पूरा जो आपने अभी मटेरियल हमने डिस्कस किया, अगर मटेरियल नहीं है तो आप मटेरियल एक बार देख सकते हैं। साथ ही जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं उसको आप रेफर करके आपने आंसर राइटिंग के लिए पहले तो पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद आपको डेली आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। 3 से 4 महीने में आपको अपने आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाना है। आपका टारगेट बस यही होना चाहिए, डेली अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर कोई भी फीडबैक हो या कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और भी अगर कोई मटेरियल आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। थैंक यू।